पूरे फोकस के साथ पढ़ने का बड़ा ही सिंपल सा अर्थ है कि आपको हर वक्त पता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर मैं स्टडी टेबल पे बैठ गया और अब सोचना शुरू करूं कि मुझे क्या पढ़ना है, तो फोकस बन ही नहीं पाएगा। स्टडी टेबल पर बैठने के पहले अगर मुझे पता था हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। आप इस प्रश्न को अलग अलग स्टूडेंट्स काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कुछ कहते हैं कि आपकी बुक का लेवल 1-2 पूरा कर लूं तो क्या मेरी जेई में 500 रैंक आ जाएगी। कुछ पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, फिजिक्स को कितना समय देना चाहिए। तो सभी एक्चुअली जानना चाह रहे हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। मोर और लेस मैं नटशेल में ये समझ पा रहा हूँ। तो आप सभी को एड्रेस करते हुए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूँ जिसमें आपको मैं शेयर करूँ कि सही पढ़ाई कैसे की जाती है। जो मुझे लगता है पढ़ने का सही तरीका क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, कोई भी काम अगर हम पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं तो उसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है। और ये कहना, ये शब्द बड़ा आसान है कि पूरे फोकस के साथ पढ़ो। पूरे फोकस के साथ पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पूरे फोकस के साथ पढ़ने का बड़ा ही सिंपल सा अर्थ है कि आपको हर वक्त पता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर मैं स्टडी टेबल पे बैठ गया और अब सोचना शुरू करूं कि मुझे क्या पढ़ना है, तो फोकस बन ही नहीं पाएगा। स्टडी टेबल पर बैठने के पहले अगर मुझे पता था कि मैं अगले 1 घंटे में क्या करने जा रहा हूं, तो फुल फोकस आएगा। जब मुझे मेरे कार्य की पूरी जानकारी है, मुझे अपना अगले 1 घंटे का गोल पता है, तो फोकस, आपका ध्यान यहां वहां भटक ही नहीं सकता। तो पढ़ने का सबसे कारगर तरीका यह है कि आप 6 महीने का टाइम टेबल मत बनाइए। आप, मेरी समझ से, आप वीकली टाइम टेबल भी मत बनाइए। हाँ, टाइम टेबल ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें डिसिप्लिन हो, आपके स्टडी आवर्स फिक्स्ड हो कि आप इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे। ऐसा टाइम टेबल आप बनाइए। पर मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, वेडनेसडे को ये पढ़ेंगे, मुझे लगता है ये बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। आपको आज रात को सोने के पहले खुद को बताना है कि कल पूरे दिन में आप क्या करेंगे। बस इतना ही करना है। और आप अपने नियमित पढ़ाई के समय पे बैठेंगे और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने आज रात को तय किया कि मैं कल सुबह उठ के केमिस्ट्री के इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ूंगा और ये जो किताब में 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं ये करूंगा, ऐसा मैंने टारगेट बनाया, मान लो, तो सुबह उठते ही मुझे बेचैनी महसूस होगी कि मेरा टारगेट मुश्किल है, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। और अब स्टडी टेबल पर बैठने के पहले मैं खुद से एक बार फिर बात करूंगा और कहूंगा कि अगले 1 घंटे में मुझे सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़नी है जहां तक संभव हो सके, और कम से कम यहां से यहां तक जरूर पूरा करना है। इसमें 2 डेरिवेशन भी दिख रहे हैं, इसको भी मुझे करना है। ऐसा अपने आप से बातें करो। अब स्टडी टेबल पे बैठो। अब 1 घंटे तक आपका ध्यान नहीं भटकेगा। फिर ठीक है, छोटे से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के ब्रेक के लिए आप उठ सकते हैं। फिर वापस अगले 1 घंटे का ऐसा ही शेड्यूल खुद को बताकर, ऐसा ही टारगेट खुद को बताकर वापस से चेयर पर बैठ जाओ। जब आप छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे, अगले आधे घंटे, अगले 1 घंटे, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। अगर आप एक बहुत लंबा सा टारगेट सेट कर लोगे, बहुत 6 महीने का, तो आपका ध्यान फिर यहां वहां जाएगा ही जाएगा। पर अगले आधे घंटे, अगले 1 घंटे तक ऐसे पढ़ना है जैसे इसके बाद जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं है। उस माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है अगले आधे और अगले 1 घंटे में। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। तो मैंने यहां लिखा है कि फुल फोकस के साथ पढ़ें। फोकस ऐसे आएगा जैसे मैं बोल रहा हूं। 1 हफ्ते का एक टारगेट तुम सेट कर सकते हो कि अगले 1 हफ्ते में मुझे फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये चैप्टर पूरा करना है। ऐसा टारगेट बिल्कुल जेन्युइन है। और फिर रात को खुद से बात करो कि कल मैं फिजिक्स पढ़ूंगा और यहां से यहां तक कवर करने की कोशिश करूंगा। हर 1 घंटे में अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये सबसे पहला गुरु मंत्र है, नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 1 आवर।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करके देखो, तुम्हारे पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। दूसरी चीज, स्टडी वन सब्जेक्ट वन चैप्टर एज लॉन्ग एज यू कैन। आपने उदाहरण के तौर पे मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की पढ़ाई का आज दिन रखा है और आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपने सेल्फ स्टडी आवर्स में पढ़ने बैठे हो। आपने थ्योरी पढ़ी, सॉल्व एग्जाम्पल किया और आपको मजा आ रहा है। आप अब बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन करते जा रहे हो और वो क्वेश्चन होते जा रहे हैं, आप बोर नहीं महसूस कर रहे हो। करते रहो ना। अब आपके टाइम टेबल में लिखा हो कि नहीं अब तो इस समय आपको ब्रेक करके केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ये बड़ी गड़बड़ बात है। अभी आपकी कॉन्टिन्यूटी फ्लो बनी हुई है, आपको मजा भी आ रहा है भीतर से उस तरह के क्वेश्चन करके, तो आप करो ना। हाँ, जब बोर होने लगो कि एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं या पिछले 15 मिनट से ये 3-4 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, एक ही जैसे थोड़े लग रहे हैं पर बन नहीं रहे हैं, तो ब्रेक कर दो। कोई इंटरप्शन आ गया, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या दिमाग थक चुका है और आगे की थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, ब्रेक कर दो। फिर से फ्रेश माइंड के साथ दोबारा दूसरे दिन ट्राई करेंगे। ब्रेक कर दो। अभी भी तुम्हारा अगर स्टडी शेड्यूल बचा हुआ है तो कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। तो अब मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा कि रात को एक शेड्यूल बनाओ कि मैं यहां से यहां तक करूंगा, तो उस शेड्यूल में एक मेजर रखा करो कि जैसे मान लो कल के शेड्यूल के लिए फिजिक्स मेजर है कि तुम यहां से यहां तक करोगे, और एक केमिस्ट्री को भी माइनर रखा करो। दैट मीन्स उसमें भी एक छोटे पोर्शन का टारगेट रखो, या मैथ में एक छोटे पोर्शन का टारगेट रखो, इसको भी करेंगे। अगर पूरा दिन मेजर टारगेट में ही मन लग गया तो लगने दो, माइनर को भूल जाओ, वो दूसरे दिन करेंगे। इतना एडजस्टमेंट करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको मेजर समझ के पढ़ने चले थे उसमें बहुत सारी अड़चनें आ गई, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, किसी हेल्प की जरूरत है जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, जिसको माइनर समझा था उसको अब मेजर बना लो और उसको पढ़ने लगो। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। बट एब्रप्टली सब्जेक्ट चेंज कर देना, क्योंकि मेरा टाइम टेबल कहता है कि मुझे हर दिन 2 घंटे फिजिक्स से 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, ये मेरी समझ से तो ठीक नहीं है। कॉन्टिन्यूटी एक फ्लो में जो आप कर जाते हैं, जो आप सीख जाते हैं, वो ब्रेक आने से आप नहीं सीख पाते। सेकेंडली, कितने क्वेश्चन कर लूं कि मेरा इतना रैंक आ जाए, उतना रैंक आ जाए, इसका कोई सेट रूल थोड़ी है बेटा। अगर इसका कोई सेट रूल होता कि इस बुक के इतने क्वेश्चन कर लो इतनी रैंक आ जाएगी, तो सभी लोग नहीं कर लेते क्या? ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। आपको बेसिकली अपनी फीलिंग्स पे जाना चाहिए। फीलिंग्स पे जाना चाहिए, इस बात का क्या मतलब है? आप किसी एक चैप्टर में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते जा रहे हो। सपोज आप ऐसे क्वेश्चन करो, मान लो, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, इसको वैसे मत पकड़ना। आप एक किसी सामान्य से बुक से क्वेश्चन बना रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तब तो बहुत आसान है, बनते चले जा रहे हैं, आपने बना भी दिए। अब लेटेस्ट से आपने शशि भूषण तिवारी की बुक खोल ली और उसमें से क्वेश्चन बनाए और आप उलझने लगे, फंसने लगे, तो क्या मुझे डिमोरलाइज हो जाना चाहिए? जी नहीं। आपने जिस स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बनाए, कोई भी क्वेश्चन है, वो आपने बनाए इसलिए बनाए क्योंकि आपको आता था, आपको आता है। ठीक है, अब आप एक दूसरी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें कुछ उलझने हो रही हैं, तो सच्चाई तो ये है कि सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे भी उलझने होती रहती हैं। तुम एक दिन में परफेक्ट एक्सपर्ट, हर चीज के एक्सपर्ट कैसे बन जाओगे? मैं भी आज एक स्टूडेंट ही हूं फिजिक्स का, मैं भी सीखता ही हूं। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें हर चीज एक पल में आ जाना चाहिए? तो जो क्वेश्चन जिसमें आप फंस रहे हैं, रुक रहे हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। घबराइए मत, डरिए मत उन क्वेश्चन से, फाइट मारिए। इसीलिए सोल्यूशन भी दिया है कि सोल्यूशन ही देख के सीखो तो तुम्हें मजा आ जाएगा, अरे ये बातें, 4 बातें मैं सीख गया। तो अब जब हम ऐसे क्वेश्चंस में आ जाएंगे जो थोड़े मुश्किल हैं, जो डीप लेवल थिंकिंग चाहते हैं और मैथमेटिकल रिगरसनेस भी है, तो उनमें तो हम उलझेंगे, समय लगेगा। पर एक एक क्वेश्चन आराम से करने से, समझ समझ के करने से, वो कई क्वेश्चंस के करने के बराबर होगा। आपने जो बहुत सारे 50 सिंपल क्वेश्चन किए, उन सबको जोड़ तोड़ के कठिन क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, इसका आपको एहसास होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम कठिन वाले कर रहे हैं, तो उसमें आप सोचेंगे कि मैं 1 घंटे में 15 कर लूं, 20 कर लूं, या 2 घंटे में 40 कर लूं, तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सेट मत कीजिए कि मुझे इतने क्वेश्चन करने। दैट शुड नॉट बी योर टारगेट। आपका टारगेट होना चाहिए कि ठीक है, आज मेरा स्टडी आवर में ये है और मैं इस बुक से प्रैक्टिस करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, कितने सीख सकता हूँ।
अगर आप पूरे दिन में 15 ही कर पाए तो डिमोरलाइज होने की जरूरत थोड़ी है। 15 क्वेश्चन पे आपने पूरा ध्यान दिया, 6 घंटे समय दिए, मतलब आपने उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से खंगाल लिया है और उनकी बारीक से बारीक बातों को शायद नोटिस किया है। आप काफ़ी कुछ सीखे। इस एहसास पे जाइए। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपकी फीलिंग्स कैसी हुई? अरे मैं अब ये 4 नई बातें सीख गया, ये तो बड़ा मज़ेदार था। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी, अब मैं सीख गया या मैं सीख गई। तो उस फीलिंग पे जाइए। अगर वो आपको एक्साइटमेंट मिल रहा है तो यू आर डूइंग वेल, आप सही कर रहे हैं। आप जितना अपने शेड्यूल टाइम में कर पाए जितने क्वेश्चन, उतने ही काफी हैं, उतने ही काफी हैं। आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना है, खुद से कंपटीशन करना है। आप जितना कर सकते हो अपने स्टिपुलेटेड टाइम में उतना करते चलो, लेकिन बगैर बारीकी से समझे आगे मत बढ़ो। तो मेरी बात शायद सबको क्लियर हो गई। हो सकता है कोई 1 घंटे में बहुत से क्वेश्चन बना दे, कोई 3 ही बना पाए, कोई बात नहीं। आप मत घबराइए उससे। आप 3 को अच्छे से समझ के बनाइए, अगले दिन भी और अच्छे से समझ के बनाइए, करते चलिए इसको। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने 1 घंटे में बहुत से बना लिया आप उससे पीछे ही हैं। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकता है कि आप एग्जाम के दिन ज्यादा अच्छा करके आ जाएं, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन को बारीकी से समझने पे ध्यान दिया था। And of course, nobody is perfect in first attempt, right? Nobody is perfect in first attempt. Nobody is perfect in first attempt. अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो वो झूठ बोल रहा है। आपको एक ही क्वेश्चन को कई बार बनाना चाहिए, लगातार में नहीं कि अभी एक क्वेश्चन बनाया फिर उसी को दोबारा बनाया फिर उसी को दोबारा, ऐसा नहीं। वापस जब कभी रिवीजन करें तो उस क्वेश्चन को दोबारा बनाने में परहेज मत कीजिए। हर दिन हर समय नए क्वेश्चन की तलाश अच्छी बात नहीं है। इससे आप पुराना सीखा हुआ भूल जाते हैं और नया कुछ खोज रहे होते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सच बात बोल रहा हूं, आज भी कई ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बहुत पहले किए होंगे आज भी करता हूं तो कुछ नए इंसाइट्स मिल जाते हैं, नई बातें सामने आ जाती हैं, नया तरीका दिमाग में आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा होगा, आप करके तो देखिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। मोटा मोटी कुछ और पॉइंट्स। पढ़ाई में अगर आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, जो करना चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं तो स्टडी थ्योरी फ्रॉम ए गुड बुक। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से थ्योरी आपको पढ़नी ही चाहिए। थ्योरी पढ़ते समय पेन और कॉपी साथ में होना चाहिए। जो भी वर्किंग, जो भी डेरिवेशन थ्योरी में चल रही है वो आप खुद से कॉपी में करने की कोशिश करें, समझ समझ के उसको वापस से लिखने की कोशिश करें। दैट मीन्स जब आप थ्योरी पढ़ें तो आपको डेरिवेशंस आने चाहिए, डेफिनेशंस आने चाहिए, जो एग्जाम्पल्स बीच में लिए गए हैं वो बिल्कुल समझ में आने चाहिए, तभी थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब हुआ। कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो उसको नोट करना चाहिए। कोई पैराग्राफ में ऑथर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो भावना आपको समझनी चाहिए कि क्या समझाने की कोशिश की गई है। ऐसा इन्वॉल्व होकर थ्योरी पढ़िए। किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ, किसी टॉपिक को आप एक बुक से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि एक दूसरी बुक भी आपके टेबल पे होनी चाहिए, उससे एक बार ट्राई करके देखिए। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि कोचिंग में जाने के पहले हम पढ़ के जाएं या कोचिंग से आने के बाद पढ़ें। तो हमेशा अच्छा होता है कि जो चैप्टर आपके कोचिंग में, स्कूल में, क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसको आप पहले से पढ़ के जाएं। इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उसके बाद आप एक क्वालिटी डिस्कशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं टीचर्स के साथ। आप टीचर से जो सवाल पूछेंगे वो बड़े मीनिंगफुल होंगे, थॉटफुल होंगे, टीचर को भी उसका आंसर करने में मजा आएगा और आपको बहुत सारी नए नए इंसाइट्स भी मिलेंगे। तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है कि हम पहले से पढ़ के जाएं। उसके बाद नोबडी गेट्स परफेक्ट इन वन अटेम्प्ट। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसको भी करें। सॉल्व एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और जो सोल्यूशन है उसको एज ए हिंट की तरह इस्तेमाल करें। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार उसका ग्लिम्स लें तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से प्रोसीड करना है। फिर थोड़ी दूर आगे चल के फंस गए तो फिर से एक बार उसको स्टडी कीजिए, देखिए आप कहाँ फंस गए। पर कोशिश कीजिए कि जहां तक संभव हो आप खुद से करें। कैलकुलेशन ही सही पर आप खुद से करें। ये नहीं कि 3x5x7 अपने दिमाग पे हम जोर नहीं डाल रहे हैं और बुक में देख लिया 3x5x7 को जो भी लिखा है, जैसे मैं अभी दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा हूँ 105, तो 105 ऐसे ही लिख दिया बिना दिमाग पे जोर डाले, ऐसा नहीं। अपने दिमाग में जोर डालिए, सारे कैलकुलेशंस खुद कीजिए, सारे इक्वेशंस खुद फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। तभी आप में धीरे 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 वो परफेक्शन आएगी कि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से घबराना बंद करेंगे।
सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद अब आप अपने स्टिपुलेटेड टाइम में जितने अनसॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए, और हमेशा हर क्वेश्चन को करने के बाद अगर कोई ऑल्टरनेट मेथड्स आप सोच पा रहे हैं, थोड़ी देर रुक के सोचना चाहिए कि मैंने क्या सही किया, क्या आंसर आ गया, क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। सिर्फ पूरे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया जाए ये भी जरूरी नहीं, कुछ कैलकुलेशंस के ही स्टेप अगर आपने किए हैं तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे कैलकुलेशन के स्टेप सिंपल हो सकते थे, जल्दी हो सकता था कैलकुलेशन, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। इवन मैं तो ये भी आपसे कह रहा हूं, जरा मेरी बात को ठीक से समझिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 कहीं पे आ गया, मैं बच्चों से पूछता हूं, कई बच्चे घंटों लगा देते हैं बताने में, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 ठीक है, तुम्हें भी मान लो 5 मिनट लग गया, तो ये इंश्योर करो कि एक ही बार 5 मिनट लगे, अगली बार जब आए तो जल्दी से लिख दो तुम उसका वैल्यू। तो ऐसी चीज़ों पे आपको रुक के ठहर के गौर करना चाहिए कि आपने कैलकुलेशन तो कर लिया, पर अगर ध्यान से नहीं देखा उस रिजल्ट को, थोड़ा समझा नहीं उसको कि ऐसा क्यों आया, तो अगली बार फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी छोटा कैलकुलेशन ही सही, उसको ठहर के रुक के देखिए, तो आपके अंदर आ जाएगा, अगली बार आप आसानी महसूस करेंगे उसको यूज़ करने में। तो इतनी सारी सलाह मैंने आपको दी, आई होप कि ये सभी यूज़फुल होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।